आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहां के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी न शांति के तरीक़ों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। नवंबर 1962 की रात चीन की एक तरफा ऐलान के साथ युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उस युद्ध में बहुत कुछ बदल चुका था। लगभग 42,765 किलोमीटर की जमीन भारत खो चुका था। ये इतनी जमीन थी कि भारत की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकते थे। भारतीय जवान के लगभग 1383 सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं 1007 सैनिक बहुत बुरी तरह इंजर्ड थे। 1696 भारतीय सोल्जर का कोई पता ही नहीं चला। लगभग 4000 भारतीय सैनिक चाइनीज मिलिट्री के द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। ये सब पूरा हुआ था उस लड़ाई के दौरान। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुशांत। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और चीन के युद्ध के बारे में। हर वो कहानी जानेंगे जो इस युद्ध के पीछे छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी और चीन की भी आज़ादी लगभग एक साथ शुरू होती है। ये 2 साल बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे नए सरकार की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आज जो चाइना के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 2 पार्टियां थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी नेशनलिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की, वहीं नेशनलिस्ट पार्टी उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो अभी आप ताइवान में देखते हैं उसको जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये जो ताइवान है ये लगभग विश्व का आधा से अधिक कंट्री इसको कंट्री नहीं मानता। वो इसलिए क्योंकि चाइना ताइवान को अपना एक राज्य मानता है, वहीं ताइवान जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। चाइना में जो कम्युनिस्ट थे उसके लीडर 2 थे, एक माओ जेडोंग और दूसरी जू इनलाई। माओ जेडोंग जो है उसके चेयरमैन बनाए गए, मतलब ऐसा समझ लीजिए उसके प्रेसिडेंट। वहीं जौ इनलाई उसके प्रीमियर बनाए गए, मतलब प्राइम मिनिस्टर। सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो है जौ इनलाई ही करते थे, जिस तरह यहाँ पे भारत में मोदी करते हैं उसी तरह। और माओ जेडोंग जितनी भी विचारधाराएं, कोई भी बिल है या कुछ भी है, वो इसको लेके माओ जेडोंग काम करते थे। तो इस तरह चाइना का जो है आज़ादी से इतिहास शुरू होता है कम्युनिस्ट की सरकार के द्वारा। 1950 में एक बहुत बड़ी घटना होती है। ये घटना क्या थी कि चाइना से सटे एक देश था, तभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, तिब्बत। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे हमला कर दिया और तिब्बत को अपना एक राज्य घोषित कर दिया। उस समय तिब्बत के जो धर्मगुरु थे, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर थे, वो दलाई लामा हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही तिब्बत को चाइना ने अपने अधीन किया, यहाँ पे जो बॉर्डर शेयरिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना और भारत के बीच में अब डायरेक्टली आ गई थी। यहाँ पे भी देख सकते हैं उत्तराखंड में और यहाँ से हिमाचल प्रदेश में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्डर शेयरिंग जो है अब चाइना और भारत का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। बॉर्डर शेयरिंग बढ़ने से क्या हुआ, एक बॉर्डर का विवाद भी यहाँ पे खड़ा हो गया, जिसको लेके आज भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो ये जो विवाद हुआ वो क्या था, इसको हम समझते हैं। इस सीमा विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा मैकमहन लाइन। मैकमहन लाइन 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत साइन हुआ था। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का, उसका और तिब्बत, उन दोनों के बीच के बाउंड्री को कहा जाता है, जिसको चाइना, भारत और तिब्बत ने साइन किया था। लेकिन चाइना इस कन्वेंशन लाइन को नहीं मानता है। इस लाइन को अगर हम मैप में देखें तो आपके सामने ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का हिस्सा है, ये तिब्बत जो तब अब चाइना ने अपने अंतर्गत कर लिया, और ये जो लाइन दिख रहा होगा आपके सामने, ये लाइन कहलाता है मैकमहन लाइन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई इस मैकमहन लाइन के थ्रू।
ये जो मैकमहन लाइन थी वो चाइना नहीं मानता था। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। उस एग्रीमेंट में इसको कहा जाता है पंचशील समझौता या पंचशील एग्रीमेंट। इस समझौता में लिखा गया था कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के प्रति नॉन एग्रेसिव रहना है, दूसरे के इंटरनल जो है मैटर में दखल नहीं देनी है और हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करना है और पीसफुल शांति के लिए काम करना है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज दब गया था, वो था भारत के बाउंड्री की बात, भारत के मैकमोहन लाइन जो थी उसकी बात। भारत ने इस समझौते पे साइन भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे एक पॉइंट है, नन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल मैटर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो तिब्बत है उसके बारे में भारत बात नहीं करेगा। और भारत ने तिब्बत को जो है चाइना का अंग भी मान लिया था। उस समय के गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि चाइना में खुलकर अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत की बाउंड्री है उसके बारे में बात हो। बहुत सारे वहाँ पे सांसद ने इसके लिए विरोध भी किया। जब तक चाइना जो है इस मुद्दे में पूरी सहमति नहीं देता है, कोई एग्रीमेंट चाइना के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सुनी और पंचशील समझौते पे साइन कर दिया। इसी बीच सन 1957 में, लगभग 1957 में पीपल डेली जो है, पीपल डेली आप देख रहे होंगे, ये चाइना का सरकारी अखबार है। उसने एक न्यूज़ पब्लिश की कि चाइना जो है एक रोड को कंप्लीट किया है, तिब्बत जो है चाइना का हिस्सा हो गया था उसको ज्वाइन करता है, मतलब तिब्बत के हिस्सा से गुजरता है। तो इसमें दिक्कत क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम भारत को क्या हुई कि वो जो लाइन थी वो भारत के जम्मू कश्मीर से गुजरती थी। इस रोड को हम अपने मैप पे देख लेते हैं, वो कौन सा रोड था जो 1957 में चाइना ने तिब्बत के साथ जोड़ा था। लेकिन ये रोड भारत के जम्मू कश्मीर के थ्रू भी गुजरती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस मैप में तो आपके सामने एक रोड दिख रहा होगा, मैं आपके सामने दिखाता हूँ इस मैप में। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये है G219, इसका जो है नेशनल हाईवे कहा जाता है। ये एरिया भारत का जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो रोड है ये तिब्बत होते हुए यहाँ से, ये आपके सामने दिख रहा होगा ये येलो कलर का, यहाँ से गुजरती है। इस रोड का नाम है G219, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना G219। इस रोड को चाइना ने भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए गुजार दिया, मतलब यहाँ पे चीन का रवैया साफ था। इसी बीच तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हो गया। दलाई लामा को लगा कि चीन की फौज उनको गिरफ्तार कर लेगी। वो अपने कुछ साथियों के साथ तिब्बत से भारत आ गए। भारत सरकार ने उनको आने की इजाजत भी दे दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय खुद मसूरी गए थे उनसे मिलने, और वो दलाई लामा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। चीन को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया, इवन चीन को उनका जो स्वागत हुआ वो भी रास नहीं आया। उधर अक्साई चीन से जो मैकमोहन लाइन तक जो चीन ने सड़क बनाई थी, संसद में उस पर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठे। सांसद उन पे जानकारी छुपाने का आरोप लगाने लगे। उनकी एक वजह और भी थी। प्रधानमंत्री नेहरू के दोस्त और रक्षा मंत्री V.K. मेनन और तब के सेना प्रमुख जनरल K.S. थमैया, दोनों के बीच आपस में बनता नहीं था, दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं थे। रक्षा मंत्री V.K. कृष्णा मेनन कहते थे कि असली खतरा जो है पाकिस्तान से है, जबकि जनरल थमैया का मानना था कि असली खतरा पाकिस्तान से नहीं चीन से है, और वो इस लड़ाई के लिए वो सैनिक भी तैयार करना चाहते थे। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बिगड़ते रिश्ते का जो है खबर ये तब चला जब B.M. कॉल नाम के अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। B.M. कॉल 12 दूसरे अधिकारी को सुपरसीड करके यानी पीछे छोड़ के लेफ्टिनेंट बनाया गया था। B.M. कॉल प्रधानमंत्री नेहरू के रिश्तेदार माने जाते थे और इस बात को कॉल ने खूब फैला के भी रखा था। जनरल थमैया कॉल को लेफ्टिनेंट जनरल बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि कॉल के पास लड़ाई में हिस्सा लेने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। उनकी प्रमोशन की बात इतनी बढ़ गई कि जनरल थमैया ने अपना इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने पे फिर वो इस्तीफा वापस भी ले लिए। इसी बीच प्रधानमंत्री चाओ उन लाई की चिट्ठी आई, उसमें साफ साफ लिखा था कि चीन किसी मैकमोहन लाइन को नहीं मानती। संसद में इसको लेके खूब हंगामा भी हुआ। यहाँ तक नेहरू ने फरमाया कि वहाँ एक
घास का तिनका नहीं उगता, इसको लेके चिंता क्या करनी। तो महावीर त्यागी जो सांसद थे, रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, अपनी टोपी उतार के कहा कि यहां भी बाल नहीं उगता मेरी चांद पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गर्दन कलम कर दी जाए, जबकि वो कांग्रेस के ही मिनिस्टर थे। साफ था प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में डिप्लोमेटिक कोशिशें नाकाम हो रही थी। तभी 6 दिसंबर 1960 को भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में नेहरू ने चीन की सदस्यता के लिए वकालत भी की। इसके लिए आज भी प्रधानमंत्री नेहरू की आलोचना होती है। 1961 से लेकर 1962 तक प्रधानमंत्री को चीन के मामले में बहुत ही घेरा जाने लगा। इसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने मैकमोहन लाइन और अक्साई चीन के पास अपनी सैनिकों की तैनाती कर दी। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी भी कहा जाता है। उधर से चाइना की ओर से भी थोड़ी थोड़ी गोलीबारी होती रहती थी हमेशा की तरह। और 20 अक्टूबर 1962 को छिटपुट गोलीबारी में युद्ध की शक्ल ले ली। नेफा से लेकर लद्दाख की सीमाओं पर चीन ने हमला बोला। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू तो कर दी थी, लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। ना हथियार था ना राशन, सिर्फ हिम्मत के सहारे भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी और जल्द ही भारतीय सेना को नेफा से लेकर लद्दाख तक भारी नुकसान सहना पड़ा। लड़ाई के पहले ही दिन नेफा के कमांडर BM कॉल, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोशन देके जनरल बनाया था, उनको दिल का दौरा आया और वो लड़ाई छोड़ के जा चुके थे। उसके जगह पे हरबख्श सिंह आए। इसके पहले हरबख्श सिंह कुछ कर पाते, प्राइम मिनिस्टर के आदेश पे फिर से जनरल BM कॉल को नेफा की जिम्मेदारी, मतलब अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई। और नेफा में हार की दूसरी वजह ये भी मानी जाती है। वैसे तो युद्ध की दशा लगभग कुछ घंटों में ही तय हो गई थी, भले ही युद्ध 1 महीने तक चला हो। रक्षा मंत्री मेनन को युद्ध के दौरान ही इस्तीफा देना पड़ा। युद्ध के ठीक बाद सेना के अध्यक्ष जनरल थापर ने को छुट्टी दे दी गई और जनरल BM कॉल को भी इस्तीफा देना पड़ा। चीन की इस लड़ाई में हिंदुस्तान की फौज बुरी तरह हार गई थी। इस हार का अपमान, इसका घाव इस इस्तीफों से बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। सीला एक पास है, पहाड़ है, बोमडीला के ऊपर, तवांग और बोमडीला के बीच में। और बोमडीला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहां से। इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या ये लड़ाई जरूरी थी? अक्साई चीन अभी भी चीन के कब्जे में है। अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा आज भी हिंदुस्तान के साथ है। और 60 साल पहले जब हिंदुस्तान और चीन के बीच बात बिगड़नी शुरू हुई थी, तो क्या उस वक्त बात को राजनीति या पॉलिटिकल वे में धकेलना जरूरी था? डिप्लोमेसी के तहत इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था, जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू करने का कोशिश भी कर रहे थे। और ये बात तब भी मायने रखती थी और ये बात आज भी मायने रखती है। बहरहाल इस हार से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही घात लगा और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ऊंचे कद के पढ़े माने हुए इंसान जाने जाते थे, का 1.5 साल बाद ही देहांत हो गया। और जवाहरलाल नेहरू के इस देहांत के साथ एक युग का भी देहांत हो गया। तो ये था पूरी कहानी भारत और चीन के बारे में। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अपने और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।